बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यू करते हैं। याद होगा आपको इनपुट टैक्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप इनपुट टैक्स क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, या आपका इनपुट टैक्स आपके आउटपुट टैक्स से एक्सीड करता है, उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अजान के बाद जरा कंटिन्यू करें। तो हम बात कर रहे थे आउटपुट टैक्स के मुकाबले में इनपुट टैक्स क्या आ रहा है, आपका ज़्यादा आ रहा है, या फिर 90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप अपना इनपुट टैक्स फुली एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अगर इस वजह से आपका इनपुट टैक्स मुस्तकिल कैरी फॉरवर्ड होता चला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये कि आपके पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि आप क्या कर सके, इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सके। अब मजबूरन आपको अपनी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई के इनपुट टैक्स का भी रिफंड देना पड़ेगा। अच्छा, अब वो रिफंड लेने के लिए क्या है, अगर आप हैं कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब आप कंपनी है, तो कंपनी के लिए तो प्रोसीजर डिफाइन है। लेकिन अगर आप कंपनी नहीं है तो फिर एफबीआर खुद बताएगा कि भाई क्या प्रोसीजर होगा, आपको खाली अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी के लिए प्रोसीजर डिफाइन है। अब वो प्रोसीजर क्या है, a corporate entity is entitled to get refund if input tax is not settled through carry forward procedure। ऐसा ख्याल रखिएगा, ये कैरी फॉरवर्ड प्रोसीजर के थ्रू जो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो सक रहा, ये नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करता है। कमर्शियल इंपोर्ट्स का रिफंड नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड के थ्रू ही एडजस्ट होना चाहिए। रिफंड वाला ऑप्शन कमर्शियल इंपोर्ट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। रिफंड वाला ऑप्शन फौरी तौर पे अवेलेबल है किसके लिए, जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए। लेकिन जो नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज है उसके लिए भी नॉर्मली रिफंड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। लेकिन अगर मुस्तकिल आपका इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड होता चला जा रहा है तो कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए रिफंड प्रोसीजर क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है। To get refund, the company is required to furnish a statement duly certified by the auditors, along with annual audit accounts showing that their input tax during a tax year is in excess of 90% of output tax। पूरे साल में हमेशा इनपुट टैक्स जो है वो आउटपुट टैक्स के 90% से क्या रहा है, ज्यादा रहा है। This refund shall be made on yearly basis in the second month following the end of the company's financial year। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जहाँ एंड होगा उसके बाद जो अगला साल शुरू होगा उसका जो सेकंड मंथ होगा उसमें रिफंड परफॉर्म कर दिया जाएगा। इफ एन ऑडिटर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब जाहिर सी बात है कि एनुअल ऑडिट अकाउंट्स ये प्रूव करेंगे कि इसका इनपुट टैक्स हमेशा आउटपुट टैक्स के 90% से क्या रहा होगा, ज्यादा होगा। तो उसकी अप्रूवल किसने दी होगी, आईकैप के मेंबर ने। तो अगर आईकैप के मेंबर ने ये झूठी वेरिफिकेशन की होगी तो कहता है, इफ एन ऑडिटर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट in furnishing the above certificate, the matter shall be referred to the council of the ICAP for disciplinary action। तो फिर हम उसकी शिकायत करेंगे आईकैप के काउंसिल से, कि वही काउंसिल जिसमें पेपर एक्सटेंड करने का या ना करने का फैसला लिया है। ठीक है, उसके बाद द एफबीआर में प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर रिफंड of such excess input tax including in case of a non corporate register। एफबीआर खुद, अगर आप इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं, कंपनी नहीं है, तो आपका ऑडिट नहीं हो रहा ना, तो फिर आप क्या करें, रिफंड के लिए अप्लाई करें, एफबीआर आपका खुद ऑडिट करेगा। एफबीआर आपका, आसान बात होगी ना, एफबीआर आपका खुद ऑडिट करेगा और उसके बाद अगर वो समझता है कि आपको रिफंड मिलना चाहिए, रिफंड मिल जाएगा, नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। सिंपल सा मामला है, क्योंकि आमतौर पर इंडिविजुअल्स और जो एओपी हैं उनका स्टेचुरी ऑडिट नहीं होता। सप्लाई टू, क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड सप्लाई करना किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन की तरफ से मना है? ये सब अब तक तो हमने कुछ नहीं देखा है सर। हाँ, बस इतनी सी बात है सर कि जब भी हम गुड सप्लाई करते हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो हम उससे 3% फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, पक्का। लेकिन आपका टैक्स लॉ आपको कुछ चीजें बेचने से रोक सकता है, किसको, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर उन गुड्स की लिस्ट है
जो किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेचना मना है। अगर आपने बेची है तो उस सप्लाई से प्रपोर्शन करने वाला इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। अब तक ये पॉइंट पेपर में टेस्ट नहीं हुआ, इसको आप मार्क भी कर लें इस अटेम्प्ट के लिए एज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। The federal government has power to specify any goods which cannot be supplied by a registered person to any unregistered person। आम तौर पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स बेचना मना नहीं है। उनको हम जब गुड्स बेचते हैं तो 17% नॉर्मल सेल टैक्स चार्ज करते हैं और 3% फर्दर टैक्स। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को कुछ चीजें जो वो जिनके नाम वो खुद बताएगी फेडरल गवर्नमेंट, वो बेचने से रोक दे। फिर भी अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो गुड्स बेचे, भले आउटपुट टैक्स चार्ज करे, तब भी उसका इनपुट टैक्स डिसअलाउ होगा। It means that if a registered person makes such supplies, then he shall not be allowed to take। तो उतनी सेल के हिसाब से जो इनपुट टैक्स का प्रपोर्शन होगा वो हम क्लेम नहीं कर सकते। अब ये कौन सी गुड्स है सर? स्पेसिफाइड गुड्स दैट कैन नॉट बी सप्लाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल्स, आर्टिफिशियल फिलामेंट टो, filter rods for cigarettes, air conditioning, chilling and humidification plant, cranes, propane storage tank, heat exchanger and gas separator। ये तमाम के तमाम इंडस्ट्रियल आइटम्स हैं, तो कोई भी शख्स इनका एंड यूजर नहीं हो सकता। ठीक है जी। पॉलीप्रोपिलीन ग्रेन्यूल आप सर्च कर लेंगे, आपको प्लास्टिक का रॉ मटेरियल मिलेगा, प्लास्टिक के दाने हैं। ठीक है जी। इस तरह फिल्टर रॉड्स जो है सिगरेट के बैक साइड पर लगी होती है। तो ये तमाम की तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं। कोई भी शख्स इनको ये बोल के नहीं खरीदता कि भाई मैं इसका एंड यूजर हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब इन चीजों में डील करने वाले लोग यकीनन किसी बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तो लिहाजा उनको पकड़ने के लिए लॉ ने इस तरह रूल बनाया कि ये चीज किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेची नहीं जा सकती। अगर आप बेचोगे तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम क्या करेंगे? अलाउ नहीं करेंगे। जितना परसेंटेज आपकी सब टैक्सेबल सप्लाईज का या टोटल सप्लाईज का जितना परसेंटेज इन अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुआ है, उतना परसेंटेज ऑफ इनपुट टैक्स आपको अलाउ नहीं किया जाए। ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परचेज ऑफ स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। बाद दफा ऐसा होता है कि आपका बिजनेस शुरू हो चुका होता है, आप उसके इसमें इन्वेंट्री भी परचेज कर चुके होते हैं, लेकिन जिस वक्त आपने इन्वेंट्री परचेज की होती है उस वक्त आप अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। जिससे खरीदी है अगर वो कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने आपसे सेल टैक्स चार्ज कर दिया, आप कौन है? अनरजिस्टर्ड। तो इन्वेंट्री आपने खरीदी रजिस्ट्रेशन से पहले, सब्सिक्वेंटली अगर क्या हो जाए आप बाद में रजिस्टर्ड हो जाए, तो वो इन्वेंट्री जो आप रजिस्ट्रेशन से पहले खरीदी थी अगर वो आज भी आपके पास मौजूद है, तो रजिस्टर्ड होने के बाद जब भी आप उस इन्वेंट्री को बेचेंगे तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज करेंगे। तो ठीक है, आप उस इन्वेंट्री का इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट दी गई है कि आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा पड़ेगा। ठीक है जी। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट डिफाइन है, अगर विद इन दैट टाइम पीरियड आप अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे, इन्वेंट्री आपने पहले खरीदी, आप अनरजिस्टर्ड थे, उस वक्त आपसे ऑब्वियसली रजिस्टर्ड पर्सन ने सेल टैक्स चार्ज किया होगा, लेकिन कितना? 17% नॉर्मल और 3% फर्दर, वो पूरा आपका इनपुट टैक्स बन जाएगा। ठीक है, फर्दर टैक्स भी आपका इनपुट टैक्स बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद अगर आप सब्सिक्वेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसकी एक टाइम फ्रेम दी गई है, वो 30 दिन का टाइम फ्रेम है। मतलब इन्वेंट्री खरीदने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, इट मीन अगर आप देर से अप्लाई करें तो फिर आप शायद
ना एलिजिबल हो उस इन्वेंट्री के इनपुट टैक्स के लिए। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे 1 जनवरी को और आपने 1 जनवरी को इन्वेंट्री परचेज की, ठीक है जी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन से, उसने आपसे उस इन्वेंट्री पर 17% नॉर्मल और 3% फर्दर सेल्स टैक्स चार्ज किया। अच्छा, उसके बाद आपने 30 जनवरी को अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए। फरवरी में आप क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। वो इन्वेंट्री जो आपने जनवरी में खरीदी थी वो आपने कब बेची, फरवरी में। आपने आउटपुट टैक्स चार्ज किया, तो क्या आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि आप विद इन टाइम अप्लाई कर चुके थे रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन एक शर्त है, अगर आपने जनवरी में खरीदी हुई इन्वेंट्री जनवरी में बेची तो आप क्या थे, अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के तौर पे आपने उसको बेचा होगा तो कोई आउटपुट टैक्स तो चार्ज नहीं किया होगा, तो आप इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर पाए। तो 2 शराइत है। शर्त नंबर 1, आपने इन्वेंट्री खरीदी थी बतौर अनरजिस्टर्ड पर्सन, आपने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए विद इन 30 डेज, और आपने उस इन्वेंट्री को बेचा रजिस्टर्ड होने के बाद, यानी बेचते वक्त आउटपुट टैक्स चार्ज करोगे तभी इनपुट टैक्स क्लेम कर पाओगे। ये बुनियादी कायदा है, ठीक है ना। लिखा हुआ क्या आ गया, purchaser of stock who has paid sales tax on such goods is required to apply for registration within 30 days of such purchases if he wants to take credit of input tax provided that he holds tax invoice। मतलब सबूत हो उसके पास कि उसने गुड्स परचेज की है और उस पे सेल्स टैक्स भी पे किया, एंड सच गुड्स कॉन्स्टिट्यूट वेरीफिएबल अनसोल्ड, और वो गुड्स अनसोल्ड हो किस डेट तक, डेट ऑफ, यानी ताकि साबित ये हो जाए कि अब आप इन गुड्स को रजिस्टर्ड होने के बाद ही बेचोगे, और जब बेचोगे तो आउटपुट टैक्स चार्ज करोगे, ठीक है जी। इंपोर्ट वाले केस में दिस पीरियड इज 90 डेज इन केस ऑफ, आपने बाहर से गुड्स इंपोर्ट कर ली और इंपोर्ट स्टेज पे इनपुट टैक्स पे कर दिया, तो फिर गुड्स इंपोर्ट करते ही 90 दिन के अंदर अंदर आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आप इंपोर्ट स्टेज वाला इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं। कमर्शियल इंपोर्टर, तस्करा पहले हो चुका है, फॉर्मली क्या करना है इसको पढ़। A commercial importer shall pay sales tax at 17% on import value in the normal manner। एक कमर्शियल इंपोर्टर है जो 17% सेल्स टैक्स पे करेगा नॉर्मल मैनर। However, sales tax on account of minimum value addition, underline this। वो जो कमर्शियल इंपोर्टर से 3% टैक्स चार्ज होता है उसका नाम फर्दर टैक्स नहीं कहा था मैंने, उसका नाम कहा था 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स। जो समझाने लगा ना उसको अब जरा गौर से समझेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हुकूमत चाहती है इंपोर्टेड आइटम महंगा होके मिले किसको, एंड कंज्यूमर, ठीक है जी। So the commercial importer shall charge sales tax at 17% from its customers. The value addition tax paid at import stage shall form part of input tax and claimable against output tax for determining his net tax liability. The excess of input tax, if any, over output tax shall be carried forward to the next period। अब मेरी बात सुनिएगा, आपने गुड्स इंपोर्ट की 1 लाख रुपए, समझो दरकार है बाहर से, मिसाल दे रहा हूं, उस पर आपने इंपोर्ट स्टेज पे सेल टैक्स दिया 20%, तो आपका इनपुट टैक्स कितना हो गया, एक मतलब 20,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, आपने उस लाख रुपए की गुड्स पे वैल्यू एडिशन समझो 10,000, अब 1,10,000 का आप निकाले 17%, सब लोग निकाल के बताएं। 18,700। इसका मतलब आपका आउटपुट टैक्स 18,700 है, लेकिन आपका इनपुट टैक्स 20,000 है।
जवाब नहीं मिलता ना ऑप्शन का। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हो कि आपका आउटपुट टैक्स इतना सफिशिएंट नहीं है कि आपका इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। तो अब डिफरेंस कितना आया? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप 18,700 में से पूरा 20,000 का इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ज्यादा में ज्यादा 18,700 क्लेम कर सकते। और जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और इसका रिफंड आप ले नहीं सकते। तो लॉ चाहता है कि आप 1,00,000 रुपए की परचेज कॉस्ट में 10,000 नहीं, कम से कम उतनी वैल्यू एडिशन करो कि आपका जो सेल्स वैल्यू है उसका 17% इम्पोर्ट वैल्यू के कम से कम 20% के बराबर है। अच्छा, 1,00,000 रुपए का 20% क्या बना? 20,000। तो अब आप सोचो कि मैं क्या वैल्यू रखूं कि उसका 17% 20,000 बन जाए। तो आप सब 20,000 को डिवाइड कर दो 0.17 से। भाई अगर 20,000 जिस वैल्यू का 17% हो वो वैल्यू मिल जाएगी ना आपको। यानी ये मालूम कर लो कि 20,000 17% बनकर किस वैल्यू का आएगा। सोचे, दिमाग चला थोड़ा सा। जस्ट डिवाइड 27.17। भाई कोई जवाब देना, आप क्या आंसर आया? यार सबसे पूछ रहा हूँ भाई, सबसे पूछ रहा हूँ। 20,000 को जब आपने डिवाइड किया 0. पता नहीं सब कहाँ रह गए हैं बेटा। क्या आंसर आया? 1,17,647। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतनी देर लग गई, सब लोग अपना बैग तक से कैलकुलेटर ढूंढ रहे थे मेरे पास, किसी के आसपास नहीं था। कैलकुलेटर लाने में टाइम लग गया मेरे पास, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, 12। तो इसका मतलब क्या है कि आप 1,00,000 रुपए की परचेज कॉस्ट में कम से कम 17,647 रुपए की वैल्यू एडिशन करो, ताकि इसका 17% आपके 1,00,000 रुपए के 20% के क्या बन जाए? बराबर बन जाए। यानी हुकूमत आपको 1,00,000 रुपए की चीज 1,17,647 रुपए की कम से कम बेचने पे क्या कर रही है? मजबूर कर रही है, ताकि आप मिनिमम इतनी वैल्यू एडिशन कर दो ताकि आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाओ। अगर आप वैल्यू एडिशन इससे कम करोगे, मतलब आप 1,00,000 की चीज कितने की बेचोगे? 1,10,000 की, तो आपका आउटपुट टैक्स कम ही आएगा और आपका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हो पाएगा। तो हुकूमत आपको कम से कम इस 1,00,000 रुपए की चीज पर 17,647 रुपए ऐड करने पे क्या कर रही है? मजबूर कर रही है, ताकि इसका 17% 20 उसके 20% के बराबर आ जाए। अब इसका जब मैं निकालूंगा 0.17, तो मेरा आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 20,000। और इनपुट टैक्स भी कितना है? 20,000। इस तरह मेरा इनपुट टैक्स इस आउटपुट टैक्स से फुली एडजस्ट हो जाएगा और कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। हाँ भाई बेटा, क्या सबको ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू एडिशन। मतलब इंपोर्ट स्टेज पर कमर्शियल इंपोर्टर से 17% के साथ 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स ले लिया जाए, ताकि उसको वैल्यू एडिशन करने पे मजबूर किया जाए, ताकि वो इंपोर्टेड आइटम महंगा करके बेचे, आवाम तक इंपोर्टेड आइटम महंगा मिले। ठीक है जी, सबको क्लियर ये बात या नहीं? भाई कंफर्म कीजिए सब। ठीक है। However, refund of excess input tax over output tax in respect of such commercial import shall not be allowed to a registered person. एक ही रास्ता है भाई कि अब ये मिसाल जो मैंने आपको दी ना, वही मिसाल आपके सामने। सेल्स टैक्स रेट कितना? 17%। इम्पोर्ट वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ सेल टैक्स कितनी? 1,00,000 रुपए। इम्पोर्ट स्टेज पर 1,00,000 रुपए का कितना टैक्स दिया आपने? 17 + 3 कितना? 20,000 रुपए। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन सब्सिक्वेंट सेल, 1,00,000 रुपए की चीज पर आपने 6,000 का वैल्यू एडिशन किया, नहीं 6,000 का प्रॉफिट रख के उसको आगे बेचा। लेकिन जब आपने बेचा तो आपने 1,06,000 का 17% निकाला, वो आंसर आया 18,020। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स के मुकाबले में क्या है? कम है। तो अब आप इनपुट टैक्स जो है वो इस वैल्यू के बराबर क्लेम कर सकते हो, उससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते।
तो 20,000 और 18,000 बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा और रिफंड नहीं हो सकती। तो या तो आप क्या करें, जब आपने लाख का निकाला 20,000, तो इसी 20,000 को आप डिवाइड करवाएं 0.17 से, ताकि आपको वो सेल्स वैल्यू मिल जाए जिसका 17% 20,000 के बराबर आएगा, ताकि आपको मिनिमम वैल्यू एडिशन की रकम पता लग जाए। ठीक है जी। उसके बाद एन इम्पोर्टर इम्पोर्टिंग गुड्स फॉर हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग और यूज विल पे सेल्स टैक्स 17% ऑन इम्पोर्ट स्टेज। अगर आप कमर्शियल इम्पोर्टर नहीं है बल्कि गुड्स खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो लिहाजा आप इम्पोर्ट स्टेज पर 17% टैक्स पे करेंगे, क्योंकि आप कमर्शियल इम्पोर्टर नहीं बल्कि जस्ट इम्पोर्टर। मिनिमम वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कमर्शियल इम्पोर्टर ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम। जो मैंने अब तक नहीं पढ़ाया तो अभी पढ़ा दूंगा, तो उससे कनेक्ट कर दूंगा। ऑन विच सेल्स टैक्स इज पेड ऑन इम्पोर्ट स्टेज ऑन रिटेल प्राइस बेसिस। थर्ड शेड्यूल आइटम के बारे में पहले बता चुका हूँ। वो आइटम वो है जिन पर हम सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं रिटेल प्राइस। अभी वो आपके सामने रख देता हूँ बात, इंशाल्लाह आज की क्लास इसी पॉइंट पे लाके एंड करूंगा। साथ साथ जो मैं पढ़ा चुका हूँ समझा चुका हूँ उसकी डेफिनेशन आ रही है, वो डेफिनेशन भी साथ साथ कवर करके फिर मैं आपको थर्ड शेड्यूल पे ले जाऊंगा। और थर्ड शेड्यूल पे ले जाने के बाद फिर क्या करूंगा भाई, उस थर्ड शेड्यूल को प्रॉब्लम में ऐड करके आज का प्रॉब्लम करवा दूंगा। ठीक है ना, क्या कहते हैं? हाँ, अच्छी बात, दोबारा पढ़। अच्छा, रिटेलर। अब तक भाई रिटेलर रिटेलर चलता रहा। दो किस्म के रिटेलर हैं, एक आम और एक खास। वो खास कौन है, जिसको टियर 1 रिटेलर कहते हैं, वो आ गया भाई यहाँ पर। This scheme applies to all retailer who make supplies from retail outlet to final consumer. Retailers are divided into two categories. Category number 1 क्या है भाई? Tier 1 retailer, specified retailer. अगर आप स्पेसिफाइड रिटेलर हैं तो फिर आपको नॉर्मली रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, आउटपुट और इनपुट टैक्स नॉर्मली चार्ज करना होगा। आपको एक ही चीज बचा सकती है, अगर आपका प्रोडक्ट क्या हो, एग्जाम। प्रोडक्ट एग्जाम नहीं तो आप बच नहीं सकते। A retailer operating as a unit of national or international chain of store। आप रिटेलर हैं लेकिन आप क्या हैं, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर चेन ऑफ स्टोर है। आप गुल अहमद का आउटलेट आइडिया स्कूल के बैठे हैं, नेशनल चेन ऑफ स्टोर हो गए। आप बाटा का आउटलेट खोल के बैठे हैं, आप इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर हो गए। ठीक है, आप सैमसंग का आउटलेट खोल के बैठे हैं, आप इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर हो गए। जवाब देना बेटा। अच्छा जी, ये मिसालें आपके सामने भरी पड़ी है। आप हश पपीज का आउटलेट खोल के बैठे हैं, आप इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर हो गए। ठीक है, ये तमाम बातें मतलब अगर आप गुल अहमद, अल करम, खादी, ये क्या कहलाएगा, चेन ऑफ स्टोर। इनकी हर शहर में हमें ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, सर्विस, बाटा, सब चीजें। तो अगर आप रिटेल आउटलेट खोल के बैठे हैं हर शहर में और चेन ऑफ स्टोर है, या तो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, तो आपका रिटेल आउटलेट जो हो रजिस्टर्ड होगा। आपको एक ही चीज बता सकती है, वो क्या है, आपका प्रोडक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अदरवाइज आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बी। ठीक है, आप बोल दे नहीं भाई, ना मैं बाटा हूं, ना मैं हैश पपीज हूं, ना मैं गुल अहमद हूं, ना मैं नाइकी हूं। ठीक है, समझे बात है? तो अगला सवाल, आ रिटेलर ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल। तो क्या आपने कोई दुकान खोली हुई है ऐसे शॉपिंग मॉल में जो कि एयर कंडीशन, यानी मॉल ही पूरा क्या है, एयर कंडीशन। यानी लोग जहां से गुजरते हैं, जो रास्ते हैं, रास्तों के ऊपर भी एयर कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है ना। अब उसको आप शॉपिंग मॉल कहें, शॉपिंग प्लाजा कहें, शॉपिंग सेंटर कहें, एक्सक्लूडिंग कियोस्क। हाँ, अगर आप एयर कंडीशन मॉल में होते हुए परफ्यूम बेच रहे हैं, कहाँ पर, दुकान में, तो आप यहाँ फॉल कर गए। लेकिन अगर आप उसी एयर कंडीशन मॉल में एक छोटा सा स्टॉल लेकर परफ्यूम सेल कर रहे हैं, तो फिर आप क्या है, कियोस्क में। लिहाजा फिर आपको बतौर रिटेलर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो उसी मॉल में दो तबके हैं, एक दुकान वाला तबका, शोरूम वाला तबका, और एक कियोस्क, स्टॉल लगाया हुआ है। ठीक है जी, आप वहीं फ्रेंच फ्राइज क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टॉल लगाया हुआ है।
अच्छा, उसके बाद आप बोलते हैं नहीं भाई मेरी तो दुकान जो है वो किसी शॉपिंग मॉल के अंदर भी नहीं है। चले भाई ओके, आम मार्केट में, चले आम मार्केट में तो लाएं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। पिछले 12 महीनों के बिल लाएं, अगर पिछले 12 महीनों के बिल का सम 12 लाख से एक्सीड करता है, यानी आज हम कहाँ खड़े हैं 1 जुलाई पर, तो पिछले जुलाई से लेकर 30 जून तक का, अगर हम आज कहाँ खड़े हैं जनवरी पर, तो पिछले जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का, तो हर महीने आप अपने पिछले 12 महीनों के बिल का सम कर लें। किसी भी पॉइंट पर अगर आपके पिछले 12 महीनों का सम बिल का क्या बन गया 12 लाख से एक्सीड कर गया, तो फिर आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बताओ रिटेलर। ठीक है जी। आपने कहा नहीं मेरा तो सालाना बिल 6 लाख आता है, बच गए भैया। अच्छा, आ होलसेलर कम रिटेलर, क्या मतलब, आप रिटेलर भी हैं, मतलब आपके पास जो बंदे आते हैं आप उनको सामान वैसे बेच देते, लेकिन साथ साथ में आप होलसेल के काम भी करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इंगेज इन बल्क इंपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स on wholesale basis to the retailers as well as on retail basis to general body of consumer। अगर आप रिटेलिंग बिजनेस के साथ साथ होलसेलिंग बिजनेस भी चला रहे हैं तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, बताओ रिटेलर, क्योंकि होलसेलर तो वैसे रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको माफी नहीं है, लेकिन आप रिटेल की आड़ में होलसेल बिजनेस चला रहे हैं, जाहिर ये कर रहे हैं कि आप कौन है रिटेलर है, लेकिन साथ साथ होलसेल भी चला रहे हैं, तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। की पॉइंट, whose shop measures 1000 स्क्वायर फीट और मोर, 1000 स्क्वायर फीट, यानी एक आम बड़े मकान के मुकाबले में इतनी बड़ी शॉप, यानी 1000 स्क्वायर फीट का घर जो होता है उसमें एक छोटा सा मार्ट बन सकता है, छोटा मार्ट जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर जो खुले हैं तकरीबन शहर भर में, वो जितने एरिया में खुले हैं तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया, एक छोटा मार्ट खुल सकता है 1000 स्क्वायर फीट एरिया का, इतनी जगह होती है उसके लिए। तो अगर एक जगह कहते हैं मकान है, उसके नीचे 4-5 दुकान है, तो अगर वो मकान ही ऊपर 1000 स्क्वायर फीट का है, तो जो नीचे दुकान है उन तमाम दुकानों का साइज मिलाकर क्या कहलाएगा 1000। तो अगर आप 4-5 दुकानें मिलकर एक मार्ट चला रहे हैं, तो आपका पूरा बिजनेस जो है वो 1000 स्क्वायर फीट पे ऑपरेट कर रहा है। 2000 स्क्वायर फीट और मोर इन केस ऑफ रिटेलर ऑफ फर्नीचर, हाँ अगर आप फर्नीचर के ट्रेड, तो फर्नीचर रखने के लिए ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए होता है, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए लिमिट जो है वो क्या है 2000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है। F point, a retailer who has acquired point of sale accepting payment through debit or credit card or any other digital payment service। अगर आपने वो कार्ड स्वैप करने की सर्विस अपने पास रखी हुई है ना, तो शराफत से क्या होगा, बहुत सर्विस दे रहे हो तुम, अच्छी, चलो बेटा आ जाओ। एनी अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब बाय एफबीआर, एफबीआर चाहे तो किसी को पकड़ के बोल दे शाबाश बेटा आ जाओ, तुम तो रजिस्टर्ड हो ही जाओ, मतलब ये भी इख्तियार आ गया। ठीक है जी। इसका मतलब अगर आप रिटेलर हैं टीयर 1 वाले, तो आपको नॉर्मल इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या करना है, चार्ज करना, सारे सिस्टम वही चलेगा। लेकिन अगर आप रिटेलर हैं अदर देन टीयर 1, तो आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको सेल टैक्स माफ कर देंगे, नहीं भाई, हम तो आपके बिजली के बिलों में आपको सेल टैक्स लगा लगा के भेजेंगे। हाँ, आपके लिए हमारे पास दूसरी स्कीम है, आप नॉर्मल रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, चलिए जी अब देखें तुम्हारा बिल कितना आता है, ठीक है। ठीक है, और उस बिल के सेल टैक्स को आप इनपुट टैक्स के तौर पे क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आपको आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर, सिंपल सी बात। Tier 1 retailers are required to be registered and all the provisions shall apply in the normal manner, including charge of sales tax, filing of monthly return, input tax adjustment, apportionment, debit, credit note and so on, audit and so on। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है नॉर्मली, तो आपका सिस्टम रिटर्न फाइल करने का वही है। All tier 1 retailers should integrate their retail outlets with FBR computerized system for real-time reporting of sale. In case of default, input tax claim would be reduced by 60%। क्या मतलब, अगर आप टीयर 1 रिटेलर हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, तो आपको एफबीआर का ये सिस्टम इंस्टॉल करना है।
ठीक है, जवाब नहीं मिल रहा बेटा आपकी तरफ से। दूसरी बात, अगर आप ये सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका इनपुट टैक्स क्लेम 60% से कम कर दिया जाए, तो आप कितना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे अपना? 40%। मिसाल के तौर पर आपका टोटल इनपुट टैक्स था 1 मिलियन, सुनिएगा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर इसको आप किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हैं, अब तक ये भी टेस्ट नहीं हुआ। आपका इनपुट टैक्स है 1 मिलियन का, उसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई से बिलोंग करने वाला इनपुट टैक्स 6 लाख है और एग्जेम्प्ट सप्लाई से बिलोंग करने वाला इनपुट टैक्स 4 लाख है। तो नॉर्मली आप कितना क्लेम करेंगे? 6 लाख। लेकिन वो 6 लाख का 60% आपको क्लेम करने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि आपने पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया। तो फिर आप 6 लाख का कितना क्लेम कर पाएंगे? 40%। 2 लाख। A registered retailer is required to issue serial number tax invoice contain specific particulars including name, address or NIC of an NNT and of unregistered recipient of supply where the value of transaction exceeds 100,000। अगर आपके आउटलेट से कोई भी शख्स 1 लाख से ऊपर की शॉपिंग करता है वन टाइम में, तो फिर आप उससे बोलेंगे भैया अगर अपना नाम तो बताइएगा, बड़ा पैसा है आपके पास, NIC नंबर बता दें, ताकि ये खबर हमारे जरिए पहुंचे किसको? FBI। समझे बात को? इसका मतलब ये हुआ रिटेलर की सेल किसको होगी? ऑब्वियसली अनरजिस्टर्ड पर्सन। और रिटेलर कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एंड कंज्यूमर को बेच रहा है। फर्दर टैक्स एंड कंज्यूमर चार्ज नहीं होता, क्योंकि एंड कंज्यूमर तो बाय डिफॉल्ट होगा ही कौन? अनरजिस्टर्ड। लेकिन अगर एंड कंज्यूमर वन टाइम आपके आउटलेट से ट्रांजेक्शन करता है 1 लाख से ऊपर, आप बोलेंगे भाई पैसे हैं तुम्हारे पास अच्छे खासे, क्या करें? अब एफडीआर तो मांग रहा है, ठीक है ना? अब उसके बाद अगर आप कौन है, रिटेलर हैं अदर देन टीयर 1 रिटेलर, तो आप क्या करें भाई? तो अगर रिटेलर हैं अदर देन टीयर 1 रिटेलर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड दे शैल पे सेल्स टैक्स विद देयर मंथली इलेक्ट्रिक बिल एज अंडर 5% where the monthly bill does not exceed 20,000। अगर आपका महीने का बिल 20,000 से एक्सीड नहीं करता तो आप 5% एक्स्ट्रा टैक्स देंगे। देखो समझना, 17% नॉर्मल, 3% फर्दर अनरजिस्टर्ड होने की वजह से और 5% एक्स्ट्रा रिटेलर होने की वजह से, क्योंकि आप स्पेसिफाइड रिटेलर नहीं है। तो कितना सेल टैक्स बना? 25%। और उसका कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं है। और यही आपकी फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कि आप अपने बिल के साथ सेल टैक्स पे कर दें और जान छोड़ें। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेल टैक्स चार्ज ना करें, हमने आपको एग्जाम कर दिया, क्योंकि हमने जितना भी सेल टैक्स आपसे लेना था वो आपके बिल का पार्ट बनाकर क्या कर दिया, आपसे कलेक्ट कर दिया। 17 नॉर्मल, 3 फर्दर, 5 एक्स्ट्रा। और अगर आपका बिल 20,000 से एक्सीड करता है तो फिर एक्स्ट्रा टैक्स जो होगा वो 5 नहीं 7.5 होगा। 17 नॉर्मल, 30 फर्दर, 7.5 एक्स्ट्रा, 27.5%। ठीक है जी। The above sales tax is final discharge of their sales tax liability and they are not allowed to claim input tax adjustment. Monthly sale tax return is not required to be filed and they are not subject to audit। मतलब ये FTR आइटम की तरह फुल एंड फाइनल होगा। अब ना आपसे कोई पूछेगा कि तुम सेल टैक्स चार्ज क्यों नहीं करते, ना आप तो आपसे ऑडिट करेगा कि भाई तुम सेल टैक्स चार्ज नहीं करते, ऑडिट करवाओ, तुम दिखाओ कि तुम्हारी सेल्स कितनी है, आप आज़ाद हो गए। लेकिन आप इस स्कीम में जब फॉल करेंगे जब आप ऊपर स्पेसिफाइड रिटेलर की डेफिनेशन में फॉल ना करें। अगर कर गए तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। The above sales tax in case of unregistered retailer with electric bill is in addition to the sales tax otherwise chargeable with electric bills, which is 17% normal,
3% फर्दर एंड 5% एक्स्ट्रा, बना 25% या बना 27.5%। ठीक है जी। अच्छा जी, एक्सेस टैक्स कलेक्शन क्या बेटा? एक्सेस टैक्स कलेक्शन क्या? आपसे गलती हो गई, क्या हो गई? गलती, गलती से आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा सेल टैक्स चार्ज कर दिया। मिसाल के तौर पे 8 शेड्यूल के अंदर रिड्यूस सेल्स टैक्स रेट है, तो एक प्रोडक्ट जो है वो रिड्यूस सेल टैक्स रेट में फॉल करती है। मिसाल के तौर पे उस प्रोडक्ट पे सेल टैक्स चार्ज नहीं था 10% से, आपने उसके ऊपर नॉर्मल सेल टैक्स चार्ज कर दिया, तो आपने 7% एक्चुअल सेल टैक्स रेट से एक्सेस क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। अब इसको एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे, एक्सेस बोल रहे। इसका मतलब एक्स्ट्रा को एक्सेस नहीं बोल सकते, फर्दर को एक्स्ट्रा नहीं बोल सकते, ये सारे अलग अलग नाम। या मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है जो देखो प्रैक्टिकल बात करते हैं, एक प्रोडक्ट है जो नॉर्मल रूटीन में सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, ठीक है, अचानक से हुकूमत ने उसको 6 शेड्यूल में डाल दिया और आपको पता भी नहीं है आपके पीछे वो प्रोडक्ट क्या हो चुकी है, एग्जाम्प हो चुकी है, लेकिन आप तो रूटीन में ही उस पर सेल टैक्स चार्ज किए जा रहे हैं, तो एग्जाम्प होने के बाद तो अब उस पर कोई सेल टैक्स चार्ज होना नहीं चाहिए। अब जो भी सेल टैक्स चार्ज हो रहा है, आप शराफत से एफबीआर आपने कर लिया चार्ज, पैसे आपकी जेब में आ गए, अब अपनी जेब में ही रखना, चार्ज हो गया तो एफबीआर को दे दो। यानी आपने गलती से किसी भी रीजन की वजह से ज्यादा सेल टैक्स कलेक्ट कर दिया, किससे? अपने कस्टमर से, और उसका बर्डन अगर एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट हो चुका है, तो फिर वो सेल्स टैक्स आप अपनी जेब में नहीं दबा के रख सकते, आपको वो सेल्स टैक्स एफबीआर को पे करना। हाँ, अगर मामला अभी भी कहां पर है, सप्लाई चेन में, तो प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट नोट इशू करके उस सेल्स टैक्स को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर मामला एंड कंज्यूमर तक पहुंच चुका है, तो एंड कंज्यूमर पे सारा बर्डन शिफ्ट हो चुका है, तो अब वो सेल्स टैक्स एफबीआर का है, वो आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपको पे करना। तो इफ एनी पर्सन कलेक्टेड आउटपुट टैक्स विच वाज नॉट कलेक्टेबल और कलेक्टेड एक्सेस आउटपुट टैक्स, यानी ये तो कलेक्ट ही नहीं करना था क्योंकि सब है एग्जाम्प्ट, या आपने जितना कलेक्ट करना था उससे ज्यादा कलेक्ट कर लिया by mistake and the incidence of such tax has been passed on to the consumer, he shall pay the amount of such tax to the government and no claim for refund in respect of such amount shall be admissible। अगर उसका बर्डन एंड कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया है तो एफबीआर बोलेगा भाई गलती से सेल टैक्स चार्ज हो गया, हमें जमा करवा दो। आप बोलोगे नहीं, अभी तो मामला सप्लाई चेन में है, यानी उसका बर्डन एंड कंज्यूमर पास नहीं हुआ, तो प्रूफ किसको देना है? आपने। ठीक है जी। और वो प्रूफ क्या होगा? प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट। The burden of proof that the incidence of tax has not been passed to the consumer shall be on the person collecting the tax। इसने वो इजाफी टैक्स चार्ज किया, एक्सेस टैक्स, वो ये प्रूफ करेगा। ठीक है जी। तो यहाँ तक बात मुकम्मल करके मैं अब आपको ले जाता हूँ थर्ड शेड्यूल।